हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। जो आज हमारा टॉपिक है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है, या हम कहें भाग 1 और 1 से अनुच्छेद 4 तक है, या हम कहें अनुसूची 1 में जो विषय है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे भारत के राज्यों के इतिहास की, उसके पुनर्गठन की और आज की, कि भाई आज हमारे यहाँ कितने राज्य बन चुके हैं। आज हम राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, फजली आयोग, जेबीपी समिति, धार आयोग, इन सब की बात करेंगे और राज्यों के बनने का क्रम याद करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कितनी रियासतें थीं और कितनी रियासतें भारत में आराम से विलीन हो गई थीं और किन रियासतों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भाग 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से अनुच्छेद 4 तक का विवरण है और अनुसूची 1 भी वही कहती है जो हमारा भाग 1 कहता है या अनुच्छेद 1 कहता है। और अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार आपको संघ देखने को नहीं मिलता है हिंदी में, कई बार परिसंघ लिख देता है, लेकिन सही शब्द संघ भी है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इसको यूनियन लिख देता है, हिंदी में लिख देता है यूनियन, ठीक है। कि भारत क्या होगा भाई? यूनियन होगा, यूनियन। तो आपको यूनियन याद रखना है। भारत राज्यों का क्या होगा? एक यूनियन होगा या संघ होगा। और यूनियन का क्या अर्थ होता है कि भाई जो राज्य हैं उसको अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब वो भाई भारत के साथ ही अखंड रूप से जुड़े रहेंगे। वर्तमान समय में हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बनने का क्रम है वो हम सब आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 1 हमारी हो चुका है। अब अनुच्छेद 2 में क्या है कि भाई किसी नए राज्य का गठन करना है किसी नए राज्य मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है। तो ये अधिकार किसके पास है? ये भाई संसद के पास है। मतलब ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। मतलब वो अपना नाम खुद नहीं बदल सकते हैं, अपनी सीमा में परिवर्तन खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यह है आपका अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि भाई राज्य का जो नाम है या उसकी सीमा में परिवर्तन है वो कैसे बदल सकती है या कैसे हो सकता है। तो ये भाई साधारण बहुमत से कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। मतलब संसद साधारण बहुमत से उसके नाम में, उसकी सीमा में, ठीक है, या नए राज्य का गठन कर सकती है। और अगर हम अनुच्छेद 4 की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर हम कहें अगर संसद 2 व 3 अनुच्छेद है, अगर संसद 2 व 3 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत कोई कानून बनाती है तो ये अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब अगर कोई कानून बनता है 2 या 3 के अनुच्छेद के तहत तो ये संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम और आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि राज्य साधारण विधि से, ठीक है, जैसे अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य साधारण विधि से क्या कर सकती है? किसी राज्य की सीमा वगैरह में परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, और ऐसा कोई विधेयक आता है ना तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या होना चाहिए? वो आना चाहिए। मतलब भाई किसी नए राज्य का गठन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है और उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसा जो विधेयक है वो राष्ट्रपति पहले से पारित, मतलब राष्ट्रपति पहले उसकी परमिशन देगा, बाद में वो आएगा। तो अगर हम कहें कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेश को भारतीय राज्यों का कुछ हिस्सा दे सकता है, तो ऐसा अनुच्छेद 3 में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 3 में कौन से बहुमत की बात है? अनुच्छेद 3 में भाई साधारण बहुमत की बात है। जबकि किसी देश को भारत का भूभाग सौंपना है तो संसद को क्या करना पड़ेगा? इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है कि भाई हम विदेशों को क्या करें? सौंपें। और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ है? तो जो हमारा 100वां संविधान संशोधन नहीं है, ठीक है, जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है, हमारा 100वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या है? इसमें ये प्रावधान था, ठीक है, कि भाई भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को सौंपा गया था और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा का भारत में आया था। तो आपको याद रखना है कि एक बार आता रहता है ये पेपर में, और आया भी अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप डी वगैरह में, ठीक है, कि भाई जीडी में भी आया था एक बार कि
कौन सा संविधान 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई 100वां संविधान संशोधन भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश से संबंधित है सौंपने से, ठीक। और ऐसा हो सकता है केवल संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं भाई, और आगे बढ़ा देते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की। अच्छा, राज्यों के पुनर्गठन से क्या मतलब है कि भाई राज्यों को दोबारा से क्या करा जाएगा, गठन किया जाएगा। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 562 रियासतें थीं। कितनी थी? 562 रियासतें थीं, जिसमें से 559 ने भारत में क्या कर लिया था, आराम से विलय कर लिया था। मतलब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने उनको भारत में मिला लिया था। और उसमें 4 श्रेणी के राज्य बने थे, क, ख, ग और घ। तो उनका कैसे समापन होगा और राज्य नए आज के जो राज्य हैं वो कैसे अस्तित्व में आएंगे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई धर आयोग। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय से क्या है कि ये मांग तेज हुई कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को क्या करा जाए, गठन करा जाए। तो इसी को मद्देनज़र हमारा पहला आयोग आएगा धर आयोग, ठीक है। या हम कहें इसको भारतीय भाषाई प्रांतीय आयोग। ये 1948 में आएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति SK धर, इसीलिए इनका नाम बना धर आयोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई नहीं, राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होगा, केवल प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय असुविधा के आधार पर ही क्या हो सकता है, राज्यों का गठन हो सकता है, ठीक है। मतलब भाषा के आधार पर नहीं होगा। अगर लगेगा कि भाई प्रशासन में दिक्कत हो रही है चलाने में, या भौगोलिक की स्थिति ऐसी है, या फिर वित्तीय स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, तो नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरी समिति आती है हमारी JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग थे उसमें, उसी के नाम पे JVP बनी हुई, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट 1949 में हुई। तो इन्होंने भी भाषा या आधार पर पुनर्गठन को क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और अब भाषा के आधार पर बोल रहे हैं कि भाई राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बीच क्या है कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने की क्या हो चुकी है, मांग तेज हो चुकी है। और वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भाई हमारे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। और तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग आज शुरू हो चुकी है, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और 56 दिनों के बाद 1952 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि भाई जल्दी में एक नया राज्य बना दिया जाता है 1 अक्टूबर 1953 को, जो कि पहला भाषाई आधार पर राज्य बना है। वो कौन है भाई? आपका आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित होगा, तो वो होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब होगा? 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, अब जब भाई एक राज्य बन गया तो इसका मतलब अब कई राज्य बनेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई अब दूसरे राज्यों भी क्या कर देंगे, डिमांड करेंगे भाषाई आधार पर राज्य के गठन की। मतलब अब और दूसरे राज्य भी क्या करेंगे कि भाई डिमांड करने लग जाएंगे कि भाई अब हमें भी क्या चाहिए, भाषा के आधार पर गठित करने हैं और राज्य, ठीक। तो इसीलिए अब फजल अली आयोग आएगा, ठीक। कौन सा आयोग होगा? फजल अली, या हम क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, या हम कहें आंध्र प्रदेश के गठन के बाद सीधे फजल अली आयोग आ जाएगा, ठीक है, 1953 में। अब इसमें अध्यक्ष कौन है? इसमें अध्यक्ष ने कई बार पूछा है भाई ये कि भाई अध्यक्ष कौन है, सदस्य कितने हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं भाई, वो कौन है? वो न्यायमूर्ति फजल अली हैं, इसलिए इसको फजल आयोग कह सकते हो। और क्योंकि इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसका कहा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष फजल अली हैं, और 2 सदस्य हैं, KM पनियक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। मतलब इनकी रिपोर्ट के आधार पर आपका क्या हो गया, हालांकि 55 में रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया इन्हीं के सुझाव पर, और 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 7th। और 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ। याद रखना कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया था 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों का, लेकिन गठन कितना हुआ? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। अच्छा, 7वें जो संविधान संशोधन के द्वारा है, तो उसमें क्या करा गया, इनको ख़त्म करा गया। मतलब का, ख, ग, घ श्रेणी खत्म हो गया, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कितनी रियासतें थी? 562, ठीक है। तो जो भारत में आराम से एकीकरण हो गया था, आराम से क्या कहें, ठीक, जिन्होंने भारत में एकीकरण कर लिया था,
तो उनको 4 श्रेणी के राज्यों में बांट दिया गया था। वही थे काकागावा के श्रेणी के राज्य। अब उन्हें ख़त्म करके 14 नए राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अब धीरे धीरे कैसे राज्य हमारे बढ़ेंगे। चलिए तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, जरूर देखो ये। तो अब कह रहा है कि इसके बाद 1960 आ जाएगा तो 15वां राज्य कौन सा बनेगा भाई? गुजरात बनेगा। तो 15वां राज्य गुजरात बनेगा। ये भी भाषा के आधार पर बनेगा, क्योंकि जो गुजराती बोलते हैं उनको मराठी बोलने वालों से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया 1960 में गुजरात को। ठीक, थोड़ा डेट याद रखना, बहुत सारी डेट हो जाती हैं, कभी पेपर में आता है तो बड़ा भाई समस्या हो जाती है। ठीक है, तो गुजरात है 15वां राज्य 1960 में। फिर 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बना। ठीक है, और फिर देखो अब धीरे धीरे एक क्रम है भाई, आप याद करने की कोशिश करना। ठीक है, कि नागालैंड बना है 1963 में, 16वां राज्य। हाँ, फिर आपका पंजाब बना है, पंजाब से अलग होकर कौन बना है? हरियाणा बना है 1966 में। कई बार पेपर में आता है कि राज्यों के बनने का क्रम बताओ। ठीक, तो 1966 में कौन बना है? हरियाणा। और हिमाचल बना है भाई, पूर्ण राज्य बना है 1971 में। ठीक है, उसके बाद हम 72 में चले आए। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 नए राज्य बनेंगे। ठीक, 1975 में सिक्किम को पूर्ण दर्जा मिल जाएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद भाई 1987 में आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को क्या बनाया जाएगा? राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, 1987 में कौन बनेगा आपका? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये आपके 3 नए राज्य बनेंगे। और कई बार ये वाला भी आया है कि भाई जैसे 2000 में 3 नए राज्यों का गठन होता है, वो कौन कौन है? वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, तो छत्तीसगढ़ 1/9/15, छत्तीसगढ़ 1 तारीख को नवंबर में, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 तारीख को आपका झारखंड। तो ये क्रमशः 26, 27 और 28वें राज्य बने हैं। सही है, 26, 27 और 28वें राज्य। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं इसकी कि भाई ये तो हमारे होगा भाई 26, 27, 28। अब 29वां राज्य कौन सा बना है हमारा? तेलंगाना। ठीक है, तो 2 जून, ठीक है, 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश को काट के फिर से एक नया राज्य बना दिया गया, 29वां। लेकिन अब देख रहे हैं कि राज्य तो हमारे यहाँ 28 हैं, तो ऐसा क्या हुआ भाई? तो ये हुआ कि वो जो जम्मू कश्मीर है ना, उसके राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। अब ख़त्म कब कर दिया गया? वह 31 अक्टूबर 2019 को, वही राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन उनको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी के दिन। ठीक है, अब मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि देखो वल्लभ भाई पटेल के रहते ये जम्मू कश्मीर तो नहीं मिल पाया था। ठीक है, इसलिए उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए, ठीक, उन्हीं के जन्मतिथि को क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को, भारत का राज्य तो था ही वो, ठीक है, लेकिन इतना बवाल होता था वहाँ, उसको ख़त्म करने के लिए उसका क्या कर दिया गया? समापन कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक, तो जम्मू कश्मीर को वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या बन गया? लद्दाख बन गया। ठीक है, और कब? 31 अक्टूबर 2019 को। इसीलिए हमारे यहाँ 29 राज्य नहीं हैं, हमारे यहाँ कितने राज्य आज? 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या इतिहास है इसको भी देख लेते हैं। तो भाई जैसे हमने कहा था कि जब उसने सुझाव दिया तो 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। अब धीरे धीरे देखो कैसे बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो पांडिचेरी है, आज का जो पुदुचेरी है, वो भाई 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वो क्या है कि भारत आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था तो 1954 में उन्हें फ्रांसीसियों से उसे ले लिया गया और 1962 में क्या बना दिया गया? एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ऐसा ही कुछ किस्सा था गोवा दमनदीप का, तो वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, उसे सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से हासिल किया गया, मतलब सैन्य कार्रवाई करी गई, तब जाके ऑपरेशन विजय चलाया गया, तब जाके क्या किया गया? 1961 में उसे भारत में मिलाया गया। ठीक है, और गोवा को राज्य बना दिया गया और दमन द्वीप को क्या बना दिया गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक,
तो ये किसके कब्जे में था, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था भारत आज़ाद होने के बाद। देख रहे हैं, ये 62 है, ये 61 है, ठीक। तो अब तो गोवा भी एक राज्य बन गया और दमन दीव वगैरह क्या हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब आखिरी बात आई और कुछ चंद लाइनें हैं, ठीक, ये वाली। तो अब हम कह रहे हैं कि जो गोवा है तो वो तो राज्य बन चुका है, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली दो क्या थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो गिनती में उनको 9-10 होना था, ठीक है। तो भाई अब 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया, मतलब उनको मिला के एक ही संयुक्त क्या कर दिया गया, शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश अब क्या होगा, ये दोनों मिला के एक ही हो गए, क्योंकि उनको जोड़ दिया कब, 26 जनवरी 2020 में, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान स्थिति ये है कि भाई 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद अभी तक कोई बदलाव हुआ नहीं है 2020 के बाद, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि जब 562 रियासतें थीं जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसमें कैसे कैसे हो गया था, ठीक है। तो 562 में से भाई 559, जो शुरू से मैं बताता चला रहा हूँ कि 559 रियासतें तो क्या हो गई थी, भारत में विलय हो गई थी, 3 रह गई थी। तो कौन कौन सी रह गई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। ये सोचते थे कि भाई हम अलग ही रहेंगे, हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर को तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिला लिया गया, ठीक है। वही 26 अक्टूबर 1947 को जब वहाँ पर कबायली लोगों ने हमला किया तो उन्होंने भारत से हेल्प मांगी कि भाई हमें बचा लो। तो भाई उस समय कहा गया कि भाई हम आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप भारत में शामिल होंगे। तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और वो भारत का हिस्सा बन गए। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से हासिल करा गया, ठीक है। और जनमत संग्रह का मतलब होता है कि भाई वहाँ के लोगों से पूछा गया, ठीक है, वोटिंग कराई गई, तो वो लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, तो उसको जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिला लिया। और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही द्वारा क्या कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये हमारा था भाग 1, इसको देखिएगा, बहुत अच्छा है। 1 से 2 सवाल हमें मिलने की संभावना रहती है पेपर में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।